हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड 2020 पेपर। यहाँ हम पूरा पेपर फुल सॉल्व कराएंगे और ये जो सेट है वो तीसरा सेट है। इससे पहले हम 2 सेट करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो के अंत में हम उनका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से टच करके उन 2 सेट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर है, ये इंस्ट्रक्शन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ क्वेश्चन पेपर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे रहे हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले छात्र इस क्वेश्चन पेपर को कर सकें। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है और एक प्रत्येक क्वेश्चन जो 1 नंबर का है। इसमें देखिए क्वेश्चन को हल नहीं करना होता, केवल डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। चूँकि मैं यहाँ आपको समझा भी रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर हल करके आपको दिखाया। कोशिश ये करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको इजी से इजी यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया जाए। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि साइन बस 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन बस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स का मान याद कीजिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसमें जो वैल्यू हमें दिख रही है वो हमने रख के देख ली। क्या क्या दिख रहा है हमें, तक दिखाई दे रहा है 0। तो हमने देखिए एक्स के स्थान पर 0 रखा, ठीक है। और 0 रख के जब सॉल्व किया तो लेफ्ट राइट सेम टू सेम आ गई। तो इसका मतलब एक तो 0 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब और देखते हैं और क्या है, और हमें इसमें 1 दिख रहा तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया एक्स के स्थान पे। तो एक्स के स्थान पर हमने क्या रखा, 1 रखा। और इसको देखिए हमने सॉल्व किया तो लेफ्ट और राइट नॉट इक्वल टू आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो है इसका आंसर नहीं है, यानी कि 1/1 जो है इसका आंसर नहीं है। इसी तरह से फिर एक्स के स्थान पे हमने देखिए 1/2 रखा, जो हमें ऑप्शन में दिख रहे हैं वो चीज़ें। 1/2 रखा तो भी देखिए लेफ्ट और राइट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ओनली इसका जो आंसर है वो 0 है। और 0 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड वाले ऑप्शन में। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन हो गया फर्स्ट का, थर्ड हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का खा। इसका इंटीग्रेशन पूछा, ये फॉर्मूला बस हमें याद होना चाहिए। आईलेट के हिसाब से इसको इंटीग्रेशन करते हैं, वर्ड होता है आईलेट। इसमें जो वर्ड पहले होता है उसे हम फर्स्ट मानते हैं। तो एक्स जो आता है वो एलजेब्रा में आता है, साइन आता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी माइनस का कोस एक्स। अब देखिए ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे और कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस को बाद में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, इसका राइट आंसर हो गया 4th। यहीं पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गा। अवकल समीकरण इतने की कोटि याद कीजिए। तो पहले हम बता दें कि कोटि होती क्या है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है उसे हम कोटि कहते हैं, यानी कि जो सबसे अधिक बार डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक बार जो डिफरेंशियल है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, यानी 3 बार डिफरेंशियल हो रहा है अधिक से अधिक। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है यानी कि अधिकतम डिफरेंशियल होता है, उसकी जो पावर होती है वो उसकी घात कहलाती है। तो यहाँ पर घात 1 है, कोटि 3 है, लेकिन हमसे घात नहीं पूछी थी, केवल कोटि पूछा, इसलिए राइट आंसर हो गया इसका 3rd। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का घा। इसमें इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो आपको बता दें कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में यानी चक्रीय क्रम में है तो आई क्रॉस जे होता है के, और जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई होता है जे। अगर ये अपोजिट है यानी कि डायरेक्शन उसकी उल्टी है तो आई क्रॉस के स्थान पर लिखेंगे माइनस जे, और के क्रॉस जे के स्थान पे माइनस आई, और जे क्रॉस ए आई के स्थान पे माइनस के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जे क्रॉस के बिल्कुल ठीक ऑर्डर है, तो जे क्रॉस के स्थान पर आ जाएगा आई। तो यहाँ पे देखिए हमने आई रख दिया। यहीं पे सेकंड वाले को देख रहे हैं आई क्रॉस के, तो देखिए यहाँ पे अपोजिट हो गया। अपोजिट होने की वजह से आई क्रॉस के की जो वैल्यू होगी वो माइनस जे होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है आई क्रॉस जे, तो ये सीधा है यानी चक्रीय क्रम में क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे के स्थान पर आ गया के। आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1 और के डॉट के की वैल्यू 1। तो यहाँ पर ये 1 से 1 यह कट जाएगा, तो 1 इसका राइट आंसर आ गया, ये वाला 4th हो गया। इसी तरह से दूसरा है 1 का डा। समुच्चय इतने में द्विधारी संक्रियाओं की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट है वो कितने, 2 है, यानी कि n बराबर कितना है, इसमें 2 है। फॉर्मूला होता है द्विधारी संख्याओं
की संख्या n की पावर n स्क्वायर। तो n बराबर यहाँ पे कितना है 2, तो n के स्थान पर हमने 2 रख दिया, इसको सॉल्व करा, आ गया आंसर 16। तो राइट आंसर हो गया इसका पहले का ला का 16। अब इसके बाद देखिए इन्हीं को क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें 5 प्रश्न है और सभी क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, कोई चॉइस इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है हमें शॉर्ट में सॉल्व करना होता है। यहाँ पे चूंकि मुझे समझाना है, मैं हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया हो, लेकिन आपको ज़्यादा लंबा इसका सॉल्यूशन नहीं देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ेंगे। क्वेश्चन है समुच्चय A1 2 3 में स्वयं के सभी एकेकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? समुच्चय ये दे रखा 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकेकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना हमें? एकेकी फलनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर ये है और ए का ए से ही रिलेशन निकालना। तो जब ए आएगा तो उसके लिए देखिए कितने ऑप्शन है। ए 1 के साथ हो सकता है, ए 1 जो 2 के साथ भी हो सकता है और 1 3 के साथ भी हो सकता है। यानी पहले के लिए 1 एलिमेंट के लिए 3 ऑप्शन हो गए। अब दूसरे का नंबर आएगा, जब दूसरा आएगा तो इन 3 में से एक पहले मैप हो चुका होगा, 1 किसी से भी हो चुका होगा, तो उसके लिए केवल 2 ऑप्शन बचेंगे। इन 3 में से कितने ऑप्शन बचेंगे? 2। उसके बाद जब तीसरे का नंबर आएगा तो पहले दूसरे द्वारा 2 मैप हो चुके होंगे, यानी कि 2 की इमेज बन चुकी होगी, तो केवल एक खाली बचेगा, तो उसके लिए एक ऑप्शन होगा। तो कुल प्रकार जो होंगे इनकी मल्टीप्लाई के बराबर, तो 3 दूनी 6, यानी इसका जो राइट आंसर आ गया वो आ गया 6। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? 6। यानी कि एकेकी फलनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। चलिए देखते हैं 1 2 का खा। ए हमें दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे पहले ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज हम जानते हैं क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या करा, ऐसे करके चेंज कर दिया, जो इसकी रो कॉलम थी उसको रो बना दिया। ठीक, उसके बाद इन दोनों को प्लस किया। प्लस कैसे होता है? इसके जो कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट होते हैं ये जुड़ जाते हैं, ऐसे देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 2 कोस अल्फा आ गया, ये वाला इसमें जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 0। ठीक, 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, 2 कोस अल्फा कॉमन हो गया, और जो ब्रैकेट में बचा ये होता है यूनिट मैट्रिक्स, यानी आई। बराबर में हमें क्या दे रखा है? आई दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आई से आई कट जाएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, वो 1/2 कोस में वैल्यू होती है π/3 की, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया π/3। तो इसका जो सही आंसर हो गया अल्फा इज इक्वल टू π/3, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे 2 का गा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का गा पार्ट। तो देखिए 2 का गा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² द्वारा परिभाषित फलन FIR न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ IR का मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन है या तो रियल नंबर है या इंटीजर है। ठीक है, और इसकी जो दूसरा वाला इसकी जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर या इंटीजर है। ठीक है, तो एकेकी किसे कहते हैं? अगर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में बिल्कुल अलग अलग इमेज बने तो उसे हम एकेकी कहते हैं। और आच्छादक किसे कहते हैं? अगर कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की नहीं कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो, उसे हम आच्छादक कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, x के स्थान पे -1 रखा, +1 रखा और सोल्व के 1 ही आ रहा, यानी 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। जो बहुएक होता है तो वो एकेकी नहीं होता, यानी जब 2x के यानी डोमेन के 2 या 2 से अधिक की इमेज y में केवल एक बने तो उसे हम कहते हैं बहुएक यानी मैनी वन। और जो बहुएक होता है वो कभी भी एकेकी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली बात है यहाँ पे प्रूफ हो गई, यानी कि ये एकेकी नहीं है। दूसरी बात आच्छादक। आच्छादक में क्या होता है? ये डोमेन है, ये है इसकी कोडोमेन, इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -1 इसके किसी भी एलिमेंट से कभी भी इमेज नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, जब इसमें इमेज नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये हो गया खाली, और खाली होता है उसे हम बोलते हैं अंतःक्षेपी।
यानी डोमेन में, कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी की इमेज ना हो, उसे हम अंतःक्षेपी कहते हैं। और जो अंतःक्षेपी होता है वो आच्छादक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर हमें बतानी थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घा पाठ। तो 2 का घा आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिखाइए कि एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, कंटिन्यूस है। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो फलन होता है वो सतत होता है अगर वो क्या हो, 1 हो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, इन तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट, अब वैल्यू तो हमें देनी रखी, तो हमने यहाँ पे सी मान लिया और सी जो है कोई रियल नंबर मान लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, इसमें एच जोड़ा राइट हैंड लिमिट में, इसमें अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं। एच टेंस टू 0 होता है, यानी बहुत छोटा होता है। तो एक्स के स्थान पर हमने सी प्लस एच रख दिया और लिमिट इसके अंदर लगा दी एच टेंस टू 0। सोल्व किया, देखिए ये आया। लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो भी आया, बस लेफ्ट हैंड में माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली, ये आया। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही इक्वल है, अतः फलन कैसा है, ये सतत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ला। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी क्या है, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इतने का मान क्या किया, हम जानते हैं कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो इनके इनटू के बराबर होता है। ये वाली फॉर्मूला है, ये तभी होता है जब स्वतंत्र होती हैं। और अगर अपवर्जी है तो इंटरसेक्शन जो होगा वो 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र से रखा है तो इसमें कितना हो जाएगा, इनटू। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है, इनको रखा हमने, देखिए 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। आंसर आ जाएगा 3/25। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के इंग्लिश वर्जन है, आप यहाँ से इन क्वेश्चन को देख सकते हैं वीडियो को पहुँच के। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन होंगे और चारों क्वेश्चन करने आपको अनिवार्य होंगे, यानी कोई इसके अंदर चॉइस नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझें। इसकी जो डोमेन है वो क्या है, इंटीजर भी हो सकती है और रियल नंबर भी हो सकती है, जबकि इसकी जो कोडोमेन है वो -1 से +1 के बीच में है। ओपन इंटरवल का मतलब -1 +1 नहीं है, इनके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास फलन है। प्रूफ करना है कि हमें ये एकेकी और आच्छादक है। तो एकेकी आच्छादक, एकेकी तब होता है जब इमेज बराबर लेके चलें और एलिमेंट बराबर आ जाए। आच्छादक की कंडीशन ये होती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये कंडीशन आ जानी चाहिए, यानी यहाँ पे वाई के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, और वैसे वो भी है कि बाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, बाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स से किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो, तो भी हम उसको आच्छादक कहते हैं। ये मैथमेटिकल कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहले जब भी मोड वाला होता है तो कंडीशन बना के करते हैं। क्वेश्चन ये है फंक्शन हमारा, तो हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मोड एक्स की वैल्यू होगी एक्स। तो एफ एक्स बराबर आ गया ये वाला। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए, किसके अंदर ले लिए, डोमेन के अंदर। ठीक है, अब इनकी इमेज बराबर लेके चले। ठीक, अगर एलिमेंट बराबर आ गए तो एक हो जाएगा। तो हमने fx1 की वैल्यू यहाँ से रख दी, निकाल के x के स्थान पे x1 रख दिया इसमें, और यहाँ भी x के स्थान पे क्या रख दिया, x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। देखिए इमेज बराबर लेके चले और एलिमेंट बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया एकेकी। अब अगर ये इसी तरह से दूसरा वाला यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या, जब 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा होगा तो मोड x जो होगा वो -x इक्वल हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। फिर हम वही काम करेंगे, इमेज बराबर लेके चलेंगे, देखिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए एलिमेंट बराबर हो गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि फलन कैसा है, एकेकी है। तो इमेज बराबर लेके चलें और एलिमेंट बराबर आ जाए तो वो फंक्शन होता है एकेकी। एक डेफिनेशन हमने इससे पहले ही बताई थी, अगर x के यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में अलग अलग इमेज बनती है तो उसे हम एकेकी कहते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि एलिमेंट बराबर लेके चलें, इमेज बराबर लेके चलें और एलिमेंट बराबर आ जाए तो भी एकेकी होता है। अब देखिए आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, fx इज इक्वल टू वाई लेके चलते हैं। तो इसका ये देखिए, तो पहले हमने वही कंडीशन बनाई जैसे कि पहले बनाई थी। ठीक है, और आच्छादक के लिए fx के स्थान पे y ले लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। तो यहाँ से हम जो है x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू को उठा के हमने क्या रख दिया, यहाँ पे
रख देंगे। जो निकालिए वाई अपॉन, यानी कि आ जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई, इस एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एफ इनवर्स वाई इजिकल टू, चाहे यहाँ रख दे बात एक ही है। इसी तरह से जब एक्स ये छोटा होगा, चाहे इसको यहाँ रख दो, बात एक ही होती है। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो एफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई इजिकल टू वाई, तो ये कंडीशन आनी चाहिए एफ एक्स इजिकल टू वाई, यानी वाई की फॉर्म में ये आना चाहिए। ठीक है, या ऐसा लिख दो। अब जब छोटा है तो देखिए फिर वही कंडीशन, फिर हमने वही काम किया। तो एक्स की वैल्यू को उठा के फिर यहाँ पर रख देना, ये इसके स्थान पे क्या जाएगा, एफ वाई अपॉन 1 प्लस वाई इजिकल टू वाई। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, अच्छा तक की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का खा पार्ट। 3 का खा आपकी देखिए स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ई की पावर वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो दिखाइए कि आना चाहिए। तो अवकल समीकरण का क्वेश्चन है ये। इसको हम देखिए 1 अपॉन एक्स को अपॉन में ले गए, इसका हमने एक बार डिफरेंशियल किया, तो ये एक बार डिफरेंशियल हो गया। एक बार और करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंस। अभी हमने पहले वैल्यू रख दी ई की पावर वाई की यहाँ से। ठीक है, तो ए की पावर वाई की वैल्यू देखिए कट गया यहाँ से। अब एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे इसका, d2/dh2, और इसका हो जाएगा माइनस के, पहले से ही रखा 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हम माइनस भी लगाकर लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है इसकी वैल्यू ई, तो ये आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक, अब 3 का गा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का गा, तो क्या है देखिए क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है सदिश दे रखा हमें ए आई प्लस 2j प्लस 3 के, एक दूसरा सदिश हमें दे रखा है 3i प्लस के vj। अगर ये लंबत है तो लंबत की कंडीशन होती है, पहले को हमने इसे a मान लिया, इसको b मान लिया। लंबत की कंडीशन होती है a डॉट बी इक्वल टू 0। ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1 और आई डॉट जे की वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसका यूज करके ये आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का घा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का घा ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे, 2 बच्चे। तो 2 बच्चे होने की जो कुल केस बनेंगे वो क्या हो सकते हैं, दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं। उनमें से छोटा वाला लड़का हो सकता है, बड़ी लड़की हो सकती है, या छोटी लड़की हो सकती है, बड़ा लड़का। यानी कुल मिला के 4 केस बनेंगे। अब उसमें क्या कहा आगे, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक बच्चा लड़का होने की घटना हमने E1 मान ली, और एक बच्चा लड़के होने के केस क्या होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे, या छोटा लड़का होगा, या बड़ा लड़का, यानी 3 केस होंगे। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, और दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना होगी केवल एक। ठीक है, तो उन दोनों का अगर हम कॉमन लें तो कॉमन कितना आ गया, b इंटू बी, यानी कि ये कॉमन आ गया। प्रायिकता क्या निकालनी, दोनों बच्चों के लड़का होना, दोनों लड़का होने की प्रायिकता निकालनी, जबकि उनमें कम से कम एक लड़का, ये होती कंडीशनल, ये प्रतिबंधी प्रायिकता बोलते हैं, उसकी सहायता से हम इसको कर रहे हैं। दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, जबकि उनमें से कम एक लड़का हो। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इंटरसेक्शन में देखिए एक एलिमेंट है, और बटे में टोटल कितने हैं, टोटल हैं यहाँ पे 4, 1 2 3 4। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। और नीचे P1 कितने एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, तो टोटल कितने 4, 3/4। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप यहाँ से इन क्वेश्चनों को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, और इसमें भी आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन है, हमें इसमें पाई प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने इस मेथड से करने की कोशिश की, लेकिन इसका आंसर नहीं आ पा रहा। ठीक है, फिर मैंने इसको दूसरे मेथड से ट्राई किया, ये आप देख लेना, और आप देखना इसमें क्या मिस्टेक है, और कोई मिस्टेक इसमें दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक थी, इस वजह से इसका आंसर नहीं मिल रहा। लेकिन मैंने इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड मेथड से मैंने कर दिया यही क्वेश्चन, और इसका आंसर बड़े आराम से आ गया। ठीक है, तो करना कैसे देखिए मैं समझा देता हूँ, आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन उससे आंसर नहीं आ रहा था। तो साइन इनवर्स को हमने पहले 10 में चेंज कर लिया, आप रफ में साइड से, क्योंकि ये हम दिखा नहीं सकते इस चीज़ को, इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल नहीं लगता है। ठीक है, या तो हम इसे मान के करें साइन इनवर्स 12/13 को x मान के तो कर सकते हैं, या ये फार्मूला होता है एक तरह से, इसको हम ये ले सकते हैं, और कोस इनवर्स को ये ले सकते हैं। ठीक है, पूरा हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया।
किसी सहायता से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, आधार निकाल लिया ये, और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लंब निकाल लिया। तो ये काम आप फेयर में नहीं दिखाएं और डायरेक्ट इसके स्थान पे ये लिख दें। ठीक है, अब क्या करा हमने यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan b और माइनस tan a tan b, और इधर ऐसे रहा, इसको सोल्व किया देखिए हमने और ये आ गया। अब उसके बाद ये यहाँ पे फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, अगर a प्लस बी का फॉर्मूला याद होता है तो इनवर्स का भी इसी तरह से लग जाता है। तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो ये कट गया, जीरो आ गया। अब हम जीरो को ले सकते हैं, देखिए tan इनवर्स जीरो जो वैल्यू होती है वो जीरो की भी होती है और पाई की भी, क्योंकि आंसर हमें पाई लाना है इसलिए हमने यहाँ पे पाई ले दी। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का खा पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का खा आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा कि त्रुटि है। ठीक है, इसमें यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया था, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा तो तभी इसका आंसर यानी ये चीज़ प्रूफ होगी। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी। मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन के सभी बच्चों को कॉमन मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो हो जाती है मिस्टेक, आप लोग भी देखना इसमें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वास्तव में ये मिस्टेक है। ठीक है, मैंने इसको किया है, इससे माइनस रख के किया था लेकिन इसका आंसर नहीं आया, प्लस रख के इसका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें मिस्टेक है। आप लोग भी इसको ज़रा ध्यान से देखना, चेक करना कि वास्तव में इसमें मिस्टेक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ बस सर इसमें वास्तव में मिस्टेक है। तो एफ एक्स हमें दे रखा है तो हमने एफ वाई एक्स के स्थान पर वाई रख लिया। देखिए ये ध्यान दें, यहाँ पे प्लस रखे तभी आंसर आया था। उसके बाद एक्स के स्थान पे एक्स प्लस वाई रख दिया। ये आगे 3 समीकरण, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ली हमने, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू रख दी। अब इनकी मल्टीप्लाई करी हमने। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं एक बार आपको बता दूं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं ऐसे करके। ठीक है, इस वाले की मल्टीप्लाई यानी कि कॉलम की किससे करेंगे, इस रो से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ऐसे आ गया। फिर इसी की फिर नीचे वाले से करेंगे इससे, उसके बाद इसी की फिर और नीचे वाले से, इस तरह से तीनों से यहाँ पे करते हैं। फिर इसी प्रकार जो दूसरा वाला है फंक्शन, इस वाले की करी हमने, इसकी पहले से भी करी और दूसरे से भी आ गया। इसी प्रकार फिर इसी तरह से जो तीसरा वाला है इसकी देखिए हमने जो तीसरा इसकी हमने इन तीनों से करी। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया। और ये जो वैल्यू है हम पीछे वाले पेज पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो वैल्यू है किसकी है, एफ एक्स प्लस वाई की। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स प्लस वाई की। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का घ। बढ़िया क्वेश्चन है। एफ वाई बराबर हमें दिया हुआ है, डिफरेंशियल इसका कर देना है। तो लोग लेंगे, इसका डिफरेंशियल बड़ी आसानी से हो जाएगा। लोग लिया हमने, लोग लेंगे तो ये पहले आ जाएगा और इसको फर्स्ट सेकंड से कर देंगे। तो लोग का डिफरेंशियल 1/y, वाई का dy अपॉन ds, फर्स्ट ऐसे रहा, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसे रहा, फर्स्ट का डिफरेंशियल। साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, लोग का डिफरेंशियल होता है 1/x। तो यहाँ पर देखिए y यहाँ आ गया, इस y की वैल्यू हमने यहाँ से स्टार्टिंग से उठा कर रख दी यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर होगा, प्रूफ होगा, आंसर आ गया। अब इसके बाद 4 का घा। तो देखिए 4 का घा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 4 का घा देखिए कैसे है, दिखाइए कि सदिश ये तथा ये वाले क्रमशः 4 बिंदु ए बी सी डी समतलीय हैं। तो देखिए जब भी स्थिति सदिश ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब वो जो है पोजीशन वेक्टर है। तो मूल बिंदु मान लेते हैं हम इसमें। तो स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश ये हो गया, बी का स्थिति सदिश ये, सी का ये, डी का। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद निकालेंगे सबसे पहले ए बी को हमने ए मान लिया, फिर निकालेंगे बी सी, ए बी ए सी, एक पॉइंट को कॉमन रखना हमें, एक इसे बी मान लेंगे, फिर निकालेंगे सी, इसे मान लेंगे ए डी। ठीक है, ए डी को सी और ए सी को बी और ए बी को ए। और ए बी क्या होता है, विस्थापन सदिश होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी में से ओ ए को माइनस करा तो ए निकल के आ गया। इस तरह से ए सी होगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी में से ओ ए माइनस करेंगे तो बी आ गया। इसी तरह सी जो होगा ए डी यानी ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी में से ओ ए को माइनस करेंगे, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए समतलय का प्रतिबंध होता है कि इनका अदिश त्रिभुवन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो बिंदु हैं वो चारों बिंदु समतलीय हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, जो हमने अभी निकाले हैं ए बी सी डी, इनके कोफिशेंट यहाँ पर रख लिए। तो कोफिशेंट देखिए क्या क्या थे, मैं आपको दिखा दें। तो ए का कोफिशेंट कितना था, एक -4 और ये -6 और -2। इस तरह से तो बी में का जो कोफिशेंट कितना, -1, कुछ नहीं है तो -1, माइनस चिन्ह है इसलिए -1 और 3। इस तरह जो तीसरे कोफिशेंट कितने सी में, -8, -1 और 3।
फिर इसका प्रसार कर दिया, प्रसार करने के बाद 0 आ गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि ABCD जो है वो समतलीय सदिश है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का घा। हाँ, तो 4 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। अब इसी का हम देखिए इंग्लिश वर्जन है, ये चारों क्वेश्चन इंग्लिश में, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों का हल कीजिए। यानी कि इसमें 6 प्रश्न होंगे और आपको 5 करने होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन की आपको इस क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ए हमें दे रखा है, तो ये हमसे पूछा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले जो ए दे रखा है तो पहले हम स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर ये होता है, मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने बता ही दिया था। जैसे इसकी पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करनी है, किससे, पहले इससे करनी है, फिर इससे करनी है, और बीच में प्लस का निशान लगाते चले जाना। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वाले की, इस वाले की तीनों से करनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली लाइन आ गई। फिर इसकी करनी है तीनों से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बीच में प्लस का निशान, तो ये आगे मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अभी जो ताज़ा ताज़ा निकाला यहाँ रखेंगे, और ए हमने पहले ही, ए हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा ये है। उसके बाद फिर देखिए इसकी इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने पहले की थी, ए क्यूब आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है, ए को जो है 23 है यहाँ पर, तो ए की जो वैल्यू है उसको हम -23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको मल्टीप्लाई करनी -23 से, किससे, ए को। तो ए को जब -23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद देखिए आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो इस टाइप का होता है, 1 0 0 0 0 1 0 0 1। अब यहाँ पे कितना है, 23, 40 है, तो अब यहाँ पे अगर हम -40 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 40 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको प्लस करना, तो जैसे ही हम सही सबको प्लस करेंगे तो देखिए पहले वाले नंबर पे आप प्लस करके दिखा दें। यहाँ पेज अगले पेज पे मैं करता तो पूरा लिखना पड़ता, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप पहले प्लस करके दिखाएं, बीच में सबको प्लस लगा के जोड़ें। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब जुड़ के कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले देखिए, सेकंड वाला कौन सा है, ये वाला और ये जुड़ के 0 हो जाए, यानी सबका जो टोटल है वो कितना आ गया, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 0 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 5 का खा। तो 5 का खा देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 का खा। तो क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि R1 R2 तुल्यता संबंध समुच्चय में है तो सिद्ध करो कि इंटरसेक्शन में भी तुल्यता संबंध होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर R1 R2 में तुल्यता संबंध है तो उनके इंटरसेक्शन में भी तुल्यता संबंध होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध, तुल्यता संबंध तब होता है जब वो क्या हो, स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक, यानी कि 3 कंडीशन है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो जो संबंध होगा वो तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट हम लेके चलते हैं, और सममित में 2 एलिमेंट और संक्रमक में 3 एलिमेंट, ये पहचान है। अब देखिए हमने एक एलिमेंट लिया, x का रिलेशन R1 से x से करेंगे, और चूंकि दे रखा है R1 क्या, तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब x का x से रिलेशन होगा। इसी तरह से R2 में भी क्या है, तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब ये भी स्वतुल्य होगा, यानी x का रिलेशन x से होगा। यानी इसमें एक एलिमेंट लेते हैं और किसी एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन होता है। अब देखिए 1 और 2 का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो x का और x का इंटरसेक्शन कितना होगा, x होगा, और यहाँ x का और x का इंटरसेक्शन कितना होगा, ये, और R1 R2 का इंटरसेक्शन क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखिए x का रिलेशन x से हो गया, किसमें, इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब संबंध कैसा हो गया, स्वतुल्य। तो पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, किसके अंदर लेके चलना, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ए दे रखा है। यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि R1 सममित है, तो सममित की कंडीशन होती है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, और स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। ठीक है, और संक्रमण की कंडीशन क्या है कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो क्या आना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन अगर सी से है तो संबंध संक्रमक कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो x1 का रिलेशन x2 से कैसा है, x2 का रिलेशन x1 से, क्योंकि R1 तुल्यता संबंध दे रखा है। इसी तरह से x1 R2 में जो रिलेशन है वो क्या है, x1 रिलेटिव x2 इज इक्वल टू x2 रिलेटिव x1। क्यों, क्योंकि R1 R2 में तुल्यता संबंध दे रखा है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन ले लिया, देखिए x1 का इंटरसेक्शन x ही रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ये आएगा, x2 का इंटरसेक्शन ये आएगा। इस तरह राइट हैंड साइड में भी इंटरसेक्शन ले लिया,
तो इसमें देखिए x1 का रिलेशन x2 से है, तो x2 का रिलेशन x1 से भी आ गया, किसमें, इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब संबंध कैसा हो गया, सममित। अब करेंगे संक्रमक। तो संक्रमक में हमें 3 एलिमेंट लेने, तो 3 एलिमेंट देखिए हमने ये ले लिए, x1 x2 x3, ठीक है। और ये मान के चलेंगे कि x1 का रिलेशन x1 का R1 में x1 का रिलेशन x2 से और x2 का रिलेशन x3 से इस प्रकार है कि x1 रिलेटिव x3, ठीक है, क्योंकि हमें R1 में तुल्यता संबंध रखा है। इसी तरह से R2 में भी तुल्यता संबंध रखा है। ये 2 कंडीशन हमें दे रखी है। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना, तो देखिए इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये आ गया, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये आ गया। इसी तरह से इस वाले का इंटरसेक्शन निकाला, यहाँ आया, इस वाले का इंटरसेक्शन निकाला, ये आ गया। और R1 R2 का इंटरसेक्शन निकाला, राइट हैंड साइड में भी इंटरसेक्शन निकाला। देखिए x1 का रिलेशन x2 से, x2 का रिलेशन x3 से किसके बराबर आ गया, x1 का रिलेशन x3 से। तो इसका मतलब संबंध कैसा हो गया, संक्रमक। चूंकि दिया गया संबंध क्या है, सैतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, अर्थात दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो कोई भी संबंध सैतुल्य, सममित और संक्रमक होता है तो वो जो संबंध होता है वो तुल्यता संबंध कहलाता है। यहाँ पे गा क्वेश्चन है, 5 का गा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है 5 का गा, देखिए कोस वाई हमें दे रखा है ये, तो और कोस ए नॉट इक्वल टू +-1, तो सिद्ध करना है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और लगभग आता ही है हर बार। इस बार भी देखिए आ गया है, x = cos y अपॉन cos a + k y। तो पहले हमने क्या करा, x को यहाँ रखा और इसको उठा के ये अपॉन में ले लिया। अब इसको अंश बटे हर से कर दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर ऐसे रहेगा, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे हर का अवकलन, ठीक है। कोस वाई का हो गया माइनस साइन वाई, बाई का dy अपॉन dx, कोस वाई ऐसे रहा, कोस का हो गया माइनस के साइन a + बाई, और फिर a का 0 और बाई का dy अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a माइनस b का, बाई से बाई देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसको बटे में ले गए और ये हमारा प्रूफ हो गया। चलते देखते हैं 5 का घा। 5 का घा देखिए ये आ गया, ये क्वेश्चन आता ही अक्सर, इम्पोर्टेंट है और हर बार आता है। रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये अधिकतम मान याद कीजिए। तो करना क्या होता है, पहले हमें जो असमीकाएँ होती हैं उनको साधारण समीकरण में बदल के उनके द्वारा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए साधारण समीकरण में चेंज करी, टेबल हमने ये बनाई, एक बार x = 0 रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y = 0 रख के x की निकाल लेते हैं। बिल्कुल सेम, बिल्कुल दूसरी किस्म में भी ऐसे करते हैं, x की वैल्यू 0 रख के y की निकाल लेंगे, y की 0 रख के x की निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेबल बन गई। अब इसका देखिए पहले वाले का जो ग्राफ है वो हमने ये निकाल लिया, ये 0, x = 0 और y = 5, ये पहली वाली इक्वेशन का हो गया, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है वो है दूसरी वाली इक्वेशन का, x बराबर कितना है 0,2, अच्छा 0,2 और 5,0, ये है दूसरी वाली का और ये है पहली वाली का, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखिए ये पॉइंट निकालना होता है। तो वैसे तो ग्राफ में हमें भी पॉइंट मालूम चल जाता है, लेकिन अच्छा ये है कि जो भी इक्वेशन दे रखी हो उनको एलिमिनेशन मेथड यानी कि एलिमिनेशन का विलोपन विधि से इनको सोल्व करके निकाल कर रख लीजिए। जैसा कि हमने ये निकाल कर रख लिया, आप चाहो तो इसको रफ में भी कर सकते हो और जहाँ ही काट रही है लाइन उस पर ही पॉइंट रख दीजिए। अब यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात अब होती है, तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। इन 6 में से जो पॉइंट सेटिस्फाई कर दें इन इक्वेशन को, ठीक है, उस पर राइट लगाते चले जाएंगे और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस पर क्रॉस कर देंगे। तो हम देखिए जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है, यहाँ एक एक करके जैसे 0 और 5 रखा हमने, तो 0 और 5 रखा सबसे पहले इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 5 यहाँ रखेंगे, 5 × 5 = 25, यानी 25 5 से छोटा नहीं होता, तो हमने क्रॉस लगा दिया। फिर देखिए ये वाला 5,0, 5,0 रखेंगे, 0,5 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 5 × 15, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और जिन पे रेड निशान राइट लग रहे हैं ये सभी पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या करा, राइट के निशान लगा दिए। और जो राइट के निशान लगा रहे हैं उन्हीं को हमने क्या कर दिया, इसको कलरफुल कर दिया, ठीक है। तो इन बिंदु को हम बोलते हैं कोणीय बिंदु। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने इसके कोणीय बिंदु लिख लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये होगा कोणीय बिंदु। अब ये जेड वाली जो वैल्यू हमें दे रखी थी, ये वाली, ये जेड, इसमें हमें रखनी है वैल्यू। तो रख के देखिए सबसे जो अधिकतम आ रही है वो ये वाली आ रही है, ठीक है। 30 किस पर आ रही है, 3,0 पे। तो इतने पर कोणीय बिंदु कितना हो गया, मान हो गया इसका 30 हो गया।
अब इसका घा ला पाठ देखते हैं। ला पाठ ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है दिखाइए कि पूर्णांकों समुच्चय में ए का रिलेशन बी से इस प्रकार है कि उनका जो अंतर है वो 7 से विभाजित है। एक तुल्यता संबंध है। तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए हमें एक एलिमेंट लेना है और वो क्या आना चाहिए, जो हमें रिलेशन दे रखा है उसको अप्लाई करके वो 7 से कटना चाहिए। तो देखिए ये हमें दे रखा कि ए का जो बी से रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि उनका जो अंतर है वो 7 से कट रहा है। तो हमने देखिए एक एलिमेंट लिया, किसके अंदर लिया, क्योंकि इसमें जो पूर्णांक का मतलब होता है जेड। ठीक है, तो एक एलिमेंट लिया जेड के अंदर। ए का रिलेशन बी से कैसा है कि उनका अंतर 7 से विभाजित है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमने दोनों में एक एलिमेंट ले लिया। देखिए सोल्व किया, ए में से ए माइनस करेंगे 0 और हम जानते हैं 0 जो है वो 7 से कट जाता है। तो स्वतुल्य तो सेटिस्फाई हो गया। सममित में 2 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, ये हम मान के चलेंगे कि ए और बी का जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि अंतर जो है वो 7 से कट रहा है। अब इसका अपोजिट करेंगे, अगर अपोजिट भी 7 से कट गया तो सममित हो जाएगा। अब देखिए बी का हमें रिलेशन ए से करेंगे तो बी माइनस ए आएगा, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि 7 से कटेगा। तो हमने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और ए माइनस भी हमें यहाँ दे रखा, देखिए 7 से कट रहा है। अगर 7 -7 प्लस के 7 अगर 7 से कट रहा है तो -7 भी कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी 7 से कट रहा है तो माइनस का ए माइनस बी भी 7 से कटेगा, अतः ये संबंध हो गया वो सममित हो गया। अब नेक्स्ट है संक्रमक। संक्रमक में 3 एलिमेंट लेके चलेंगे और ये मान के चलेंगे कि ए का रिलेशन बी से जो है वो ऐसा है कि इनका अंतर 7 से कट रहा है, और ये भी मान के चलेंगे कि बी का जो रिलेशन सी से है वो इस प्रकार से है कि इनका जो अंतर है वो 60 से कट रहा है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ए का जो रिलेशन सी से है ए माइनस सी, ये 7 से कट रहा है। तो अभी तो हम कह नहीं सकते कि ए माइनस सी 7 से कट रहा है, तो हमने क्या करा, जो ये था ए माइनस बी बनाया इसको और दूसरा बनाया बी माइनस सी। कैसे बनेगा, हमने इसको ऐसे लिख लिया ए माइनस सी को माइनस बी कर दिया प्लस का बी कर दिया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ए माइनस सी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा ए माइनस बी 7 से कट रहा है, कहाँ कहा, यहाँ पे देखिए कहा ये बी माइनस सी 7 से कट रहा है, वो यहाँ पे कहा। और ये हम जानते हैं कि अलग अलग 2 नंबर 7 से कटें तो उनका जोड़ भी 100% 60 से कटता है, 7 से कटता है। जैसे मान लीजिए एक है 14 और एक है 7, तो देखिए ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, इनका टोटल करेंगे कितना आएगा 21, तो 21 भी 7 से कट रहा है। तो इसका मतलब संबंध कैसा हो गया, संक्रमक। क्योंकि दिया गया जो संबंध है वो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। अब इसका देखिए अंतिम क्वेश्चन है 5 का 4। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लें अच्छे से। ए प्लस बी इतना है तो हमें ये प्रूफ करना है, तो इसमें बस प्रॉपर्टी हमें लगा देनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। तो देखिए पहले हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट में रूल होता है, मैं यहाँ पे आपको रूल बता देता हूँ, इसका ही इसमें यूज हो रहा है मेनली। ये किए दे रखा है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस का बी क्रॉस ए होता है, एक तो रूल ये है। दूसरा ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है ए बी सी। ठीक है, ये जो रूल लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक रूल यहाँ पे है, अगर इसमें कोई रिपीट हो रहा हो, कोई सा भी हो, ऐसे रिपीट हो जाए कोई सा भी, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इनका प्रयोग इसमें हो रहा है। देखिए तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट कर ली हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सी क्रॉस सी आ गया, सी क्रॉस सी की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे एक ये भी रूल लग रहा है कि अगर किसी की क्रॉस प्रोडक्ट करें सेम टू सेम से तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ से ए प्लस बी से इनकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे चूंकि डॉट है डॉट लगाया सब में, ठीक है। अब इसकी जगह देखिए ये अलग फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, जो अभी आपको बताया था सब में कर दिया, यहाँ भी यहाँ सबकी जगह ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखिए ए बी सी सही है, यहाँ पर देखिए रिपीट हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ भी रिपीट हो रहा है ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर, जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं एक बार ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे मान लिया हमने ऑर्डर आगे पीछे तो माइनस का अंतर आ जाता है। तो देखिए एक बार हमने इसका ऑर्डर चेंज किया, यानी ए के स्थान पर सी लिखा, इनको चेंज किया तो माइनस आ गया। एक बार फिर चेंज किया, बी को ए से किया, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका इंग्लिश वर्जन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 हमें करने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो इंग्लिश का वर्जन भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद दिखाएंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इस 6 में भी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 अंक का है।
यानी कि एक चॉइस आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो सबसे पहले देखिए ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कम दिख रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक शंकु के अंदर बेलन बनाए तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, तो हमने शंकु की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर और ऊंचाई मान ली कैपिटल एच, और जो बेलन है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर और ऊंचाई क्या मान ली स्मॉल एच। ठीक है, अब इसमें चूंकि ये जो है सिमिलर ट्रायंगल बनना है, कौन सा, एक ऊपर वाला ए सी डी और ए ओ बी, तो इसमें हमने इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लगा दिया सी डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ओ। तो ए सी कितना हुआ, ए सी जो होगा टोटल एच में से स्मॉल एच घट जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करके हमने ये निकाल के रख लिया। बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। एच के स्थान पर जो हमने यहाँ से निकाला वो यहाँ पे रख दिया, अंदर एंट्री कर दी। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई ये वेरिएबल है, वो कैपिटल आर और कैपिटल एच क्या कांस्टेंट है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते। लेकिन इस बेलन को हम त्रिज्या को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या के रिस्पेक्ट में हमने 2 बार डिफरेंशियल किया। ठीक है, एक बार डिफरेंशियल को 0 रख के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू हम रखेंगे डबल डिफरेंशियल में। देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू आर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आर की वैल्यू आर अपॉन 2। प्रूफ तो हो गया, लेकिन ये सही तभी माना जाएगा जब डबल डिफरेंशियल नेगेटिव हो। डबल डिफरेंशियल में देखिए आर की वैल्यू हमने रखी है नहीं, इसमें माइनस आ रहा है। तो माइनस चिन्ह का मतलब ये है कि आर इज इक्वल टू आर अपॉन 2 पर इसका जो वक्रपृष्ठ है वो महत्तम है। तो इसका मतलब आर बराबर कितना हो गया, आर अपॉन 2, ये प्रूफ हो गया। अब इसी का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का खा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्या क्वेश्चन है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 5 इजिकल टू ये है, तो हल कीजिए। तो इस हल करने के लिए एक्स प्लस वाई को हमने वी मान लिया, इसका डिफरेंशियल किया और ये वैल्यू उठा के हमने डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर रख दी। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स वन को राइट हैंड साइड में ले गए और इसको हमने सोल्व किया, ये आ गया डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू जो उठा के हमने यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख दिया, यहाँ पे उठा कर रख दिया पूरा। ठीक है, और एक्स प्लस वाई की जगह हमने बी रख दिया और रखने के बाद देखिए यहाँ पे हमने यहाँ रख दिया था और इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ आ गया। तो डी वी को हम इधर ले गए और डी एक्स को इधर ले आ गए। अब इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ऊपर से बी को हटाना होगा। कैसे हटाया हमने, पहले 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 भी आ रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब इसको हमने अलग अलग कर लिया। कैसे, हमने इसे क्या करा, 3b को अलग 9 को अलग, फिर अपनी तरफ से इसमें 8 प्लस कर दिया 8 माइनस कर दिया। क्यों करा, जिससे ये एक पूरा कैंसिल हो जाए। देखिए ऊपर भी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, 2/3 के अंदर एंट्री कर दी। अब देखिए अगले पेज पर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, 2/3 बी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा बी, ये लोग 3b प्लस 8 और इसका एक्स। बी की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस वाई, वो हमने ये रख दी और इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का गा। तो 5 का गा स्क्रीन पर आपके आ गया है। y इजिकल टू दे रखा है cos x प्लस वाई और इतने के बीच की स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x माइनस 2y के समांतर है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें निकालना है जो इतने के समांतर है। तो क्वेश्चन नंबर ये है 5 का गा। तो 5 के गा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, लेकिन ये बुक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, प्लस होकर ही इसको हम अच्छे से कर सकते हैं, और ये माइनस में है तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसका सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आप बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर प्लस रख के इसको पूरा सोल्व हो पा रहा है, आंसर निकल पा रहा है, ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी त्रुटि थी, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस से इसका आंसर नहीं निकल पा रहा। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस करके इसको सोल्व किया। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कर दिया और यहाँ पे इसका डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल देखा तो पैरेलल में क्या होता है, इन प्रवणताएं समान होती हैं, इसकी प्रवणता और जो वक्र की स्पर्शी होगी उसकी प्रवणता इक्वल होगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह 1/2 रख दिया, सोल्व होकर ये आ गया 1 होती π/2 की वैल्यू, यानी एक्स इज इक्वल टू π/2। तो एक्स प्लस वाई की जगह मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में π/2 रख दिया, तो वाई की वैल्यू आ गई 0। तो पॉइंट हो गए हमारे पास π/2, 0 और वो इस रेंज के बीच में आने चाहिए। तो इस रेंज के बीच में आ रहा है, स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा, इस फॉर्मूला है, यहाँ वैल्यू रख दी हमने, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का घा। तो 5 का घा
देखिए ये आ गया क्वेश्चन 5 का। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो दिखाओ कि ए और बी में न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ये है। तो आपको बता दें, देखिए जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इंटरसेक्शन जो होता है वो इनटू के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी में से न्यूनतम एक घटना होने की प्रायिकता का मतलब है इनका यूनियन निकालना। इसका ये फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक का। चूंकि स्वतंत्र घटना है तो इंटरसेक्शन की जगह हमने इनटू लिख दिया। यहाँ से हमने पी भी कॉमन ले लिया। ये होता पी ए डैश यानी कि पूरक, क्योंकि पी ए प्लस पी बी बराबर होता है पी ए प्लस पी ए डैश बराबर होता है 1। तो 1 माइनस पी ए इक्वल हो जाएगा पी ए डैश। इसी तरह से पी ए के स्थान पर हमने फिर यहाँ से इसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे पी ए की जगह रख दिया 1 माइनस के पी ए डैश यहाँ से कॉमन ले लिया। उसके बाद 1 माइनस पी वी डैश कितना हो जाएगा? बी वी डैश। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। घा के बाद आएगा ड़ा। तो देखिए ड़ा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ज्ञात इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसके करने के लिए हमें क्या करेंगे? साइन का जो गुणांक है, साइन का गुणांक कितना है? देखिए ए, और कोस का गुणांक बी, इनके अंडर रूट का जो भी आता है इससे हम इनटू गुणा भाग कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक को आप यहाँ पे साइन या कोस में से कोई सा एक मान लेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर दो तरह से आ सकते हैं। अगर आप इसको साइन लेते हैं तो अलग आंसर आएगा, और इसको कोस लेते हैं तो अलग आएगा। तो मैंने पहले वाले को साइन माना, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो होगा सेकंड वाला वो कोस हो जाएगा। आप ट्रायंगल से भी निकाल कर दे सकते हैं। और इसको हम डिवाइड कर दें पहले को दूसरे से, तो tan a की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी स्टार्टिंग में, और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस ए प्लस बी का। ठीक है, ये होता है सेक, और सेक का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन होता है log tan x/2 प्लस 5/4। तो x के स्थान पे ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी ये हो जाएगा tan इनवर्स a/b, वो यहाँ रख दिया। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो है ये चापार्ट में क्या है? फलन इतने के लिए मध्यमान प्रमेय को सेटिस्फाई कीजिए। तो कोई भी फलन के लिए मध्यमान प्रमेय तब होती है जब वो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पर तो सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और साथ में एक वैल्यू c इन दोनों इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। तो चूंकि दिया गया फलन जो है वो कैसा है? बहुपद है, और हम जानते हैं बहुपद क्लोज इंटरवल में जो होता है वो सतत होता है, और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होता है यानी डिफरेंशिएबल होता है। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। उसके बाद हम c की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, और x के स्थान पे हम c रख देंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला है एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और देखिए सी की वैल्यू हमने सॉल्व की, और सी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इनके बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक तो 1 आ रही, तो ये तो हम छोड़ देंगे। ये वाली 7/3 जो आ रहा है वो 1 और 3 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गई। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल पे, बंद अंतराल पे, और अवकलनीय भी है खुले अंतराल पे, और साथ में एक कोई वैल्यू ऐसी भी है सी की जो इन दोनों इनके बीच में लाई करती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसका इंग्लिश वर्जन में दिखा देता हूँ। ये इसके 6 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन हमें करने थे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। उसमें क्या आपको एक एक क्वेश्चन करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का है। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक करना होगा। अब देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कोई एक खंड कीजिए। तो कार खा में से कोई एक करना है, और एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म फॉर चॉइस आपको मिलती है, यानी 2 में से एक क्वेश्चन करना होता है। और ये क्वेश्चन तो हर साल एक आता ही आता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो पहले इसको हमने राइट से लेफ्ट में लेकर देखिए ये हो गई क्वेश्चन। ठीक है, और इससे भी हमने क्या थोड़ा सा इस तरह रख लिया, कुछ नहीं है तो 0 रख लिया। तो आवी विधि से सॉल्व करने के लिए पहले इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसके स्थान पे a रख दिया, यहाँ x हो गया, ये b हो गया। अब यहाँ पे हमें a का इन्वर्स निकालना। तो a का इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसका मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकालेंगे? पहले इनके जो गुणांक है वो हमने लिख लिया, और पहली जो 2 लाइन होती है ये वाली, अब इनको रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली 1 की 1 से ये आ गया। फिर दूसरी लाइन में ये वाली करेंगे हम इस तरह से, 1 की 3 से, 3 की 1 से, फिर 1 की 0 से, फिर 0 से करेंगे तो 0, बीच में माइनस चिन्ह लगा के फिर इधर साइड में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कलर करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो हमें जो करनी है वो ये वाला लगा के ये वाली
पीले वाले ने कर दिया। इनके देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर पे, फिर दूसरा ये येलो वाला कर दिया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरे नंबर पे फिर ये। उसके बाद फिर दूसरी तरफ से जो है हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से देखिए, तो पहले हमने ये वाली मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 16 के 1 आ गया। सेकंड वाली मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे देखिए 6 आ जाएगा, और लास्ट में ये वाली मल्टीप्लाई करी तो 0 आ जाएगा। 16 का आ गया 9। अब इसका इन्वर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले तो हमें यही वाली लाइन यहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है। देखिए पहले तो हमने इनके कोफिशिएंट लिख लिए, और इधर वाली पहली ये वाली और ये यहाँ पर रिपीट कर दी। उसके बाद शुरू की जो 2 पंक्ति हैं इनको रिपीट करके हमने नीचे लिख दिया। पहली वाली लाइन को इसको हम क्रॉस करके बाहर निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना 1 की 1 से और इसकी इससे, और इनके 1 की 1 से करेंगे और 2 की 3 से, बीच में माइनस चिन्ह करेंगे अपनी तरफ से। 16 के जो भी आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। देखिए 1 2 3 6 माइनस बीच में ही तो प्लस हो जाएगा यानी 7। फिर यहाँ पर 2 की 1 से करी -2 और -1 यानी -3, ये आ गया देखिए। फिर यहाँ पे 1 की 3 से 1 की 1 से 3 - 1 यानी कि 2 आ गया। फिर यहाँ पे इसी तरह से आप देखिए इसकी यहाँ से करेंगे और इसकी इधर से करेंगे। 3 - 0 यानी कि 3, ये आ गया। इसके बाद यहाँ से इसकी करनी है 1 - 1 0 आ गया। इसके बाद देखिए 0 - 1 ये आ गया। इसकी हमने पूरी वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो डाल दें सर्च में SP सैनी सर और अगर डाल दें इन्वर्स, ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्स, तो आपको इसका पूरा मेथड वहाँ पे डिटेल से मिल जाएगा। अगर आप कम समझ में आए ये देख सकते हैं, इसे बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पे कराया गया। और यहाँ पर देखिए तीसरा वाला है ये वाला, 0 की 2 से गुणा करेंगे 0 1 माइनस कर देंगे, ये आ गया। बिल्कुल इसी तरह से इसकी यहाँ करनी है और ऐसे करनी है, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाना, ये आ जाएगा, और लास्ट में ये वाली, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये ए इनवर्स की वैल्यू हमें उठा के यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ हमने रख दी, बी की जगह एक्स की वाली वैल्यू रख दी, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने का नियम यही है, इसकी कहाँ से करनी है, पहले इससे करनी है, फिर उसके बाद नीचे वाले से करनी है, इसके बाद तीसरे से करनी है, ठीक है। अब इनको प्लस किया, 9 के अंदर एंट्री कर दी, और एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, XYZ। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए हम आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं। ये XYZ की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में रख देंगे स्टार्टिंग में, अगर सेटिस्फाई कर रहा तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी का अथवा पार्ट में ये था 7 का खा, तो ये एक करना था आपको, या तो ये वाला करेंगे या ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लोग लेके क्या करना है, लोग ले लिया हमने, और उसके बाद इसका लोग ई की जो वैल्यू होती है अगर बेस भी 1 हो तो वो 1 होती है, ठीक। और कॉरस्पॉन्डिंग कर लिया यानी पक्षांतर कर लिया। अब इसका अनसवर्ड हर से हमने डिफरेंशियल कर दिया, और डिफरेंशियल करने के बाद देखिए ये प्रूफ हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या है देखिए, एयर बी सममित आव्यूह। सममित से मतलब ये है कि ट्रांसपोज अगर एक इक्वल होता है तो सब सममित कहते हैं, और ट्रांसपोज अगर माइनस के इक्वल हो यानी -1 इक्वल हो तो उसे हम स्क्यू सममित यानी विषम सममित कहते हैं, ठीक है। तो ए और बी सममित है, इसका मतलब ए का डैश ए के बराबर है और बी का डैश बी के बराबर है, ठीक है। तो हमें इसे प्रूव करना है कि विषम सममित है, तो इसका मतलब इसका जो डैश है वो माइनस के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए हमने इसका डैश निकालना है, जब डैश खोलेंगे तो इस पर भी लगेगा डैश और इस पर भी लगेगा। ये फॉर्मूला होता है, अगर इनटू में डैश हो तो चेंज हो जाता है। तो ए बी का डैश होगा बी डैश ए डैश, ए पी ए का डैश ए डैश बी डैश, और बी डैश कितना दे रखा हमें, बी के इक्वल दे रखा है, और ए डैश दे रखा ए के इक्वल। यहाँ हमने रखा माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो आप देख पा रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, क्योंकि डैश किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया, यानी इतने का जो डैश है वो इसके माइनस के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये जो हो गया कैसा हो गया, विषम सममित आव्यूह। अब इसमें देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर, पहले इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो आप इस इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 8। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें भी एक ही क्वेश्चन करना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो काम में क्या है देखिए, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए 0 से 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरा हुआ है। तो cos x का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है जैसा आपको चित्र दिख रहा है, और 0 से 2 पाई के बीच में जो मैंने रेखांकित किया है ये वाला भाग का एरिया हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है a से b y dx,
तो 0 से π/2 ये आ जाएगा बाई डी एक्स। अब चूंकि ये जो एक्स एक्सिस से नीचे की ओर होता है तो वो माइनस लगा देते हैं हम यहाँ पे, और फिर 3π/2 से 2π के बीच में ये, ठीक है। तो इतना π/2 होता है, यहाँ तक पाई हो गया, फिर 3π/2 और 2π। अब देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई और सॉल्व करा तो इसका आंसर आ गया 4 बल्ब मात्र। इसी का 8 का जो खा है वो देखते हैं। देखिए 8 का खा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सदिश विधि से निम्न रेखाओं के न्यूनतम दूरी याद करो। तो इसके लिए देखिए अगर दो रेखाएं इस टाइप की हों तो उनका फॉर्मूला ये वाला होता है पूरा। बस ये आपको जिसका फॉर्मूला बस याद होना चाहिए था, अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इससे हमने तुलना करी, सब x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये सब वैल्यू निकाल ली। सारी वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको सोल्व किया। सोल्व करना इसका बहुत आसान है। देखिए जैसे फॉर्मूले को याद करना भी आसान है। x तो ये तो पहले क्या करना है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। यहाँ पे इनके गुणांक यानी कि लिख देने a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब देखिए इसके अपॉन में ये लाइन कैसे आई, पहला वाला छुपा लेंगे ऐसे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ स्क्वायर आ गया, फिर प्लस के लिए फिर दूसरा छुपाया, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। फिर तीसरा वाला हम छुपा लेंगे, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा वाला आ जाएगा। तो सारी वैल्यू हमने रखे हैं, सॉल्व करी, तो इसका जो आंसर आ गया 3/30 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसका पहले इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, आप इसे देख लें। अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी देखिए कोई एक क्वेश्चन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसे आई मान के करते हैं, ठीक है। तो 2x को हमने t मान लिया, तो dx बराबर हो गया dt/2। तो इससे इसकी लिमिट हो जाएगी, x की जगह हम 0 रखेंगे और फिर रखेंगे π/4, तो ये हो जाएगी लिमिट π/2, ठीक है। अब 2 को हम इधर ले गए, प्रॉपर्टी लगा दी हमने, और इसके बाद ये आ गया, इसको दोनों को प्लस कर दिया, ये m गुणा n का फॉर्मूला हो गया। 2 से अपनी तरफ से गुणा भाग कर ली, ऊपर हो गया sin 2t का फॉर्मूला, m/n का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम इक्वेशन से यहाँ से इसकी वैल्यू आई रखने वाले हैं। तो इसमें लिमिट कितनी थी, π/4, तो इसलिए ये π/4 करने के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी। तो इसके स्थान पे हम रख देंगे i। इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये हमने कर दिया, ये पूरा हमने रख दिया है। इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, समीकरण 1 से i रख दिया, इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। इसी का देखिए इसमें 2 पार्ट थे, 4-4 नंबर का, एक ये है। इस क्वेश्चन पेपर में कई मिस्टेक थी, देखिए यहाँ पे प्रूफ होने में क्यों आ रहा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका क्या आ रहा, क्योंकि मैंने जो प्रूफ किया था यहाँ पे देखिए क्यों आ रहा, ठीक है। हो सकता है मेरी मिस्टेक हो गई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब ये आप पेपर पूरा कर ले तो सॉल्व करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे आपका क्या आ रहा। तो इसके लिए देखिए y बराबर ये दिया हुआ है, हमने स्क्वायर करा, ठीक है। चूँकि हमें ये निकालना था dy/dx, तो हमने क्या कर रहा है, इसको पलट लिया ऐसे करके और फिर इसका डिफरेंशियल कर दिया, ठीक है। अंश बटे हर से y² का ये डिफरेंशियल होता है, अंश बटे हर से किया, सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये आंसर हमारा आ रहा है। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका आ गया थर्ड पार्ट, देखिए 9 खा पार्ट। तो इसमें एक ही क्वेश्चन करना था, पहला वाला किया हुआ तो ये करने की जरूरत नहीं थी। प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके इतने का व्युत्क्रम याद कीजिए। तो देखिए ये प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके हमने ये कर दिया। इसमें केवल आप आर में ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रारंभिक संक्रिया का मतलब केवल पंक्ति में प्रयोग करना या केवल स्तंभ में प्रयोग करना। तो हमने केवल जो है इसका पंक्ति में प्रयोग किया है। प्रयोग करने के बाद देखिए इसका आंसर ये आ गया है, ठीक। और एक बात और बता दें, यहाँ पर देखिए इसको हमने शॉर्ट तरीके से भी सोल्व किया है यहाँ पे, इसलिए किया है जिससे हम आंसर को मैच कर लें। तो हमने देखिए इसका इन्वर्स, जैसा कि पहले बताया था हमने, यहाँ शॉर्ट तरीके से भी किया है। अगर आपको इसका पूरा मेथड सीखना है तो आप सर्च में डालें SP सैनी सर, SP सैनी सर मैट्रिक्स इन्वर्स, तो आपको इसकी एक वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से इस मेथड को बहुत सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाया। क्या डालना है, SP सैनी सर मैट्रिक्स इन्वर्स।
तो ये मेथड आप वहाँ से सीख सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आपने क्वेश्चन किया तो चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांस होते हैं एलिमेंट्री मेथड में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात और बता दें, अगर आपको ये जितना भी हमने सोल्व किया इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए और साथ में ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है इंटरमीडिएट का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस ग्रुप से जुड़ के आप हमसे इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ ले सकते हैं, जो बहुत कम साइज का और बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपको 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, और जो भी हम यहाँ पर चैनल पर अपने डालते हैं उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी हम उस ग्रुप में प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से तैयारी करते रहें। तो आप ग्रुप से जुड़ जाएं और वहाँ से इसके सॉल्यूशन का और क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लेते रहें। हम जितने भी क्वेश्चन पेपर 2020 में आए थे सेट, सभी का सॉल्यूशन आपको देंगे। अब तक हम 3 सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका लिंक यहाँ पे कोने में या लास्ट में वीडियो के आएगा, आप उसे टच करके पहले वाले पेपर को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड को, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उन तक ज़रूर शेयर करिए और चैनल को लाइक ज़रूर करना। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो